नमस्ते। मेरे साथ प्रोफेसर संदीप पांडे, और आज हम लोग एक ऐसा विषय है जो मेरा विषय है बेसिकली, मतलब ये मेरे ऊपर एक आज बात करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ मीडिया की। प्रोफेसर संदीप पांडे अभी बलिया गए थे। बलिया में जैसा आप सबको पता ही है कि वो अंग्रेज़ी का पेपर लीक हुआ। और वो केवल बलिया में नहीं हुआ, 23 और ज़िलों में उत्तर प्रदेश के हुआ। वो पेपर कैंसिल किया गया। और उसके बाद वो जो कुछ पत्रकार थे जिनके उसमें वो भी घूम रहा था, और ये खबर थी, और ये बड़ी खबर है। और आज की तारीख में मुझसे भी अगर कोई कहता है कि साहब ये खबर आई है, तो मैं उससे कहता हूँ नहीं, खबर भेजो, क्योंकि वेरीफाई तो करना ही चाहूँगा मैं कि क्या खबर है। तो उन लोगों ने ही सूचना दी डीएम को, उन लोगों में से कुछ लोगों ने। आज की तारीख में उन्हीं 3 लोगों को, मतलब 3 पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है, इस बिना पे कि उनके पास भी पेपर मौजूद था, उनके फ़ोन में भी पेपर मौजूद था। उसमें एक व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है कि वो टीचर थे या कुछ और काम करते थे। मैं थोड़ा एक बैकग्राउंड बता दूं, फिर मैं प्रोफेसर साहब के पास आऊँगा। ये जितने छोटे ज़िलों पे या ग्रामीण क्षेत्रों के जितने पत्रकार हैं, ये बहुत कम फुल टाइम पत्रकार होते हैं, क्योंकि तनख्वाहें नहीं मिलती हैं। 2-4 पेपर को छोड़ के तनख्वाहें नहीं रहता है। आप विज्ञापन लाइए, विज्ञापन में से कुछ पैसा आपको मिल जाएगा, कुछ उसी से आपका काम चलेगा, और जो वहाँ तनख्वाह भी मिलती है बहुत कम मिलती है। तो एक बड़ी संख्या जो इस तरह की जगहों के पत्रकार हैं, वो कुछ और काम करते रहते हैं। उसमें बहुत से टीचर हैं, उसमें बहुत से लोग वकील हैं, उसमें बहुत से लोग किसान हैं, और भी काम करते हैं, लेकिन इसके साथ पत्रकारिता भी करते हैं। तो प्रोफेसर साहब, आप तो फर्स्ट हैंड गए बलिया का, मैं आगे और भी जगह का जिक्र करूँगा, लेकिन बलिया में जो अभी हुआ कि जिसको बोलते हैं ना विसिल ब्लोअर, जिसने कहा उसी को पहले जेल में डाल दिया गया। ये क्या है इसकी, आप तो मिल के आए हैं उन लोगों से जी, ये क्या पूरा मामला है? देखिए, 3 पत्रकार हैं। अजीत ओझा, ये अमर उजाला के पत्रकार हैं जो बलिया ज़िले पे जो है जिनकी ड्यूटी है, और दिग्विजय सिंह हैं जो अमर उजाला के लिए ही नगरा से संवाददाता हैं। नगरा वहाँ का एक कस्बा है। और तीसरे हैं मनोज गुप्ता, जो राष्ट्रीय सहारा के लिए काम करते हैं। तो पहले 29 तारीख को संस्कृत का पर्चा जो है, वो पर्चा ही नहीं बल्कि पर्चे के साथ उसका हल भी, यानी कि पूरा सलूशन, ये जो है वायरल हुआ। और इन पत्रकारों ने डीएम को भेजा। डीएम ने उसको नज़रअंदाज किया। हालांकि बाद में उन्होंने ये कबूल किया कि हाँ पर्चा लीक हुआ, और नहीं सॉरी, ये तो उन्होंने जब अगले दिन अंग्रेज़ी का पर्चा लीक हुआ तब, लेकिन उन्होंने संस्कृत के पर्चे के लीक होने की, हल के लीक होने की एफआईआर कराई 29 को। तो एक सवाल पत्रकार ये पूछ रहे हैं कि जब आप 29 को ही एफआईआर करा रहे हैं संस्कृत के पेपर के लीक होने की, उसके हल के लीक होने की, तो फिर वो परीक्षा को आज तक आपने निरस्त क्यों नहीं किया? दूसरे दिन अंग्रेज़ी का पर्चा लीक हुआ, सिर्फ पर्चा, उसका हल नहीं। और ये पर्चा अजीत ओझा ने जिलाधिकारी को भेजा, जिलाधिकारी के मांगने पर। और उसके बाद जिलाधिकारी ने उससे पूछा कि तुम्हें ये कहाँ से मिला। उसने बोला कि देखिए, ये हमारी एथिक्स के ख़िलाफ़ है, मुझे सूचना मिली, मैंने आपको दे दी, अब आप आगे आप कार्रवाई कीजिए। तो उन्होंने पहली कार्रवाई ये की कि पुलिस को भेज के अजीत ओझा को गिरफ्तार कराया। अजीत ओझा के पास वो पर्चा भेजा था उनको दिग्विजय सिंह ने, वो गिरफ्तार हुए। दिग्विजय सिंह के पास पर्चा आया था मनोज गुप्ता से। तो इस तरह से 3 पत्रकार गिरफ्तार हो गए। कुल 46 लोग गिरफ्तार हैं, जिसमें कई विद्यालयों के प्रबंधक, शिक्षक, छात्र तक गिरफ्तार हैं, और 46 लोग जेल में हैं। 3 पत्रकारों की लड़ाई वहाँ का पत्रकार संघ, जो स्थानीय पत्रकार संघ है, वो लड़ रहा है, और इस लड़ाई को काफ़ी जन समर्थन मिल रहा है। क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले एक बलिया बंद का आह्वान हुआ था, तो मुझे सूचना ये मिली है कि दूर कस्बों तक भी, जैसे रेवती कस्बा एक है पूर्व में बलिया से, तो इस तरह के कस्बों में भी बंद पूरा उसका पालन हुआ। व्यापारियों ने पूरी दुकानें बंद रखीं, जबकि पुलिस वाले और सेल टैक्स वाले और ये सब लोग धमकी दे रहे थे।
तो इस आंदोलन को व्यापक जनता का समर्थन प्राप्त है और नकल बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा अभिशाप है, एक कलंक है बलिया के लिए। और आज से नहीं, आपको बता दें, ये कम से कम 30 साल से तो मैं देख रहा हूँ। मैंने कानपुर में अपनी नौकरी छोड़ के बलिया से अपना सामाजिक कार्य शुरू किया था 1993 में दिसंबर में। और जब मैं वहाँ गया तो मुझे ये बताया गया कि यहाँ पे एक इंटर कॉलेज है जहाँ दूर दूर से लोग पढ़ने आते हैं। तो मुझे लगा कि शायद तक्षशिला नालंदा जैसा कोई बहुत अच्छा विद्यालय होगा जहाँ जिसकी ख्याति दूर दूर तक होगी। वो तो बाद में समझ में आया कि क्यों लोग आते हैं। और उसके बाद मैंने एक लेख लिखा, और नकल की वजह से ही आते हैं ना कि एकदम बढ़िया नकल ऑर्गेनाइज्ड होती है। अरे उसके बाद जब मैंने सारी चीज़ को समझा तो मैं दंग रह गया और मैंने फिर उस पर एक आर्टिकल लिखा। जिस आर्टिकल का शीर्षक था वेयर चीटिंग इज़ अ कम्युनिटी अफेयर, और ये हिंदुस्तान टाइम्स में छपा। और इसका कुल मिला के इस लेख में ये लिखा गया था कि छात्र नकल करके पास होना चाहता है, अभिभावक के लिए बहुत अच्छा है कि छात्र घर पे, उसे विद्यालय नहीं जाना है, वो खेत का काम करेगा। शिक्षक, उसको तो और मज़े हैं, पढ़ाना नहीं है, तनख्वाह मिल रही है। प्रबंधक, उसको इम्तिहान पास कराने के पैसे मिल रहे हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारी, वो भी खुश, उनको भी पैसे मिल रहे हैं। और मैं चंद्रशेखर जी के साथ 1.5 साल बहुत मैं उनके नज़दीक रहा, तो मैं देखता था कि जब भी वो कहीं जाते थे तो एक लंबी लाइन लगती थी नौजवानों की, और उसमें वो नौजवान नौकरी के लिए आते थे। चंद्रशेखर जी पुलिस वाले आवेदन एक तरफ रखते थे, बाकी एक तरफ रखते थे। एक दिन मैंने उनसे पूछ ही लिया, मैंने कहा कि भाई आप प्रधानमंत्री स्तर के आदमी हैं, आप ये काम खुद क्यों करते हैं? ये तो आपका कोई सहायक कर सकता है, भाई किसी को आप कह दीजिए कि जो लोग हैं उनके आवेदन ले लो। तो उन्होंने मुझे जो बोला वो सुन के मैं भी दंग रह गया। बोले कि ये इतनी गंभीर समस्या है, बेरोजगारी, और इतना संवेदनशील विषय है कि अगर ये काम खुद मैं नहीं करूँगा तो ये इसका संदेश ठीक नहीं जाएगा। मतलब ऐसा लगेगा कि मैं संवेदनहीन हूँ नौजवानों के प्रति, तो इसलिए ये काम मैं खुद करता हूँ। तो मुझे ये भी समझ में आया कि जो नेता है वो भी चाहता है कि सिफारिश से ही सबकी नौकरी लगे। यानी कि समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं था जो नकल के खिलाफ। और एक शिक्षक ने एक बहुत मज़ेदार बात कही, रेवती के इंटर कॉलेज में पढ़ाते थे ये जनाब। उन्होंने कहा कि देखिए, अभी तो कम से कम ये गनीमत है कि हम लोग जानते हैं कि किताब में किस प्रश्न का उत्तर कहाँ है और नकल करा सकते हैं, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी आएगी जो नकल करके टीचर बनेंगे, वो तो नकल कराने के भी काबिल नहीं रहेंगे। और ये बात जब मैं अर्जुन सिंह जी जब मानव संसाधन मंत्री थे मनमोहन सिंह की सरकार में, तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड में मैंने ये बात रखी, तो वहाँ पे खूब लोग हंसे इस बात को सुन के। लेकिन मेरा जो उद्देश्य था कि नकल पे किसी तरह से रोक लगे, इस पे वहाँ कोई चर्चा नहीं हुई। ये मेरे लिए बड़ी निराशा की बात रही। लेकिन मैं इस बात से बहुत पीड़ित रहा हूँ कि और फिर मैं हरदोई में जब काम करने आया तो पता लगा यहाँ भी वही व्यवस्था है। आप 5,000 रुपये दीजिए तो आपको बोल के उसका उत्तर लिखा दिया जाएगा, और अगर आप खुद नहीं लिख सकते हैं, मतलब आप सोचिए कि 10वीं 12वीं में आप पहुँच गए और आप खुद अगर नहीं लिख सकते तो 10,000 रुपया दे दीजिए, तो आपकी जगह कोई बैठ के लिख देगा। और बलिया जाके ये पता चला कि अगर आपको पूरा प्रश्न पत्र हल करके चाहिए, मतलब आपको वहाँ जाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इम्तिहान पास करना है, तो उसके 25 से 30,000 रुपये लगते हैं। तो ये पूरी एक व्यवस्था बनी हुई है। और ये इसमें जो भ्रष्टाचार का मामला है, मेरे हिसाब से वो तो 2M स्तर का है। जो प्राथमिक चिंता का विषय है वो ये है कि अगर हमारे बच्चे 10वीं और 12वीं का इम्तिहान नकल करके, व्यापक स्तर पे नकल करके पास कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि किस तरह की नौजवानों की पीढ़ी हम तैयार कर रहे हैं। क्योंकि नहीं डॉक्टर साहब, इसमें एक और मैं ऐड कर दूं, दर्शकों को भी बता दूं। एक तो मेरा जिला, अब मालूम नहीं वहीं से सीखा है थोड़ा, हम लोगों ने उसको विकसित कर लिया है। हमारे जिले में पैसे के डिवीजन के हिसाब से पहले ही पैसा भी ले लेते हैं। फर्स्ट डिवीजन चाहिए तो मान लीजिए 10,000, सेकंड डिवीजन चाहिए तो इतना, पास होना है तो इतना, उसमें हमारा एक ग्रेड ये भी है। नहीं, मैं क्योंकि ये जो आपने बात कही ये गंभीर बात है
ये पीढ़ी जब आप वो कर रहे थे, आज ये पीढ़ी आ गई है जो अब पढ़ाना शुरू कर दी है। जी जी। और ये एक मुश्किल चीज़ है। लेकिन मैं फिर से वापस आपको थोड़ा एक उस पर ला रहा हूँ, सिर्फ एक सूचना के साथ। उत्तर प्रदेश बोर्ड में जिसमें ये पर्चा लीक हुआ था, उसमें कुल इस बार के अभ्यर्थियों जो एग्जामिनीज हैं उनकी संख्या 52 लाख है। 52 लाख, दुनिया के बहुत से देशों की कुल आबादी से केवल 10वीं और 12वीं, कायदे से हाई स्कूल 9वीं और 10वीं का मिला के उसका कोर्स आता है। 12वीं में इंटरमीडिएट जिसको बोलते हैं, 11वीं और 12वीं का आता है, तो 2-2 साल के माने जाते हैं। वो ले लें तो करीब 1 करोड़ से ऊपर बच्चे इन हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं। खैर, मैं एक दूसरा विषय पूछ रहा था, ये जो मीडिया का एक रोल है, और इसमें जो खास करके ये जो पत्रकारिता सुदूर इलाकों में कर रहे हैं, जहाँ संसाधन कम है, पैसे कम है, वो तो मिशन के तौर पे कर रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनको वो ड्राइव कर रहा है कि समाज के लिए ज़रूरी है। मैं 2-3 लोगों का इस समय करूंगा, क्योंकि इस समय मुश्किल दौर आया हुआ है। उस मुश्किल दौर में आप, कोई पत्रकार जाता है कवर करने, उसको मध्य प्रदेश में भी हुआ, उसके आप कपड़े तक उतार के चड्डी में उसको करते हैं, और बाद में थानेदार कहता है कि नहीं हमने तो चड्डी में इसलिए किया था कि कहीं कोई फांसी न लगा लें। अब इस तरह के एक्सप्लेनेशन देते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं देश का नेतृत्व भी इसके लिए जिम्मेदार है। और मैं इसलिए कह रहा हूं, रवीश कुमार को हम सब लोग जानते हैं, हो सकता है उनके विचारों से हम सहमत ना हो, वो एक अपनी जगह। उनको मैक्सेस से मिला था जो आपको मिला था। आज भी आप कहीं जाते हैं तो भाई एक मैक्सेस से इसलिए बोलते हैं लोग, क्योंकि वो एक तरह से एक उनको लगता है कॉन्फिडेंस की एक ऑर्डर ऑफ सील है कि भाई आप वहां तक पहुंचे हैं तो सामाजिक कार्य। इस देश के नेतृत्व ने रवीश कुमार को आज तक बधाई नहीं दी, आज तक। इसी देश का एक दानिश सिद्दीकी फोटोग्राफर है, फोटो जर्नलिस्ट था, इंटरनेशनली अक्लेम, बहुत उसको पुरस्कार मिले थे। अफगानिस्तान में उसको जिस तरह से मारा जाता है, संवेदना का एक शब्द यहाँ का नेतृत्व नहीं बोलता है, एक शब्द नहीं बोलता है। तो मैं जिस विषय पे आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मीडिया को भी ऐसा लग रहा है कि ये दौर बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसकी बातें अगर आप उठा रहे हैं तो आप उसको जेल में बंद कर दे रहे हैं, उसको आप देशद्रोही कह रहे हैं। वो प्रश्न पूछा है, इस पे भी जरा मीडिया पे जरा बात। जी, अच्छा हुआ आपने सवाल उठाया। बलिया में पत्रकारों को जेल भेजने का मूल कारण ये है, भाई देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ कि ये समस्या 30 साल पहले तो मैंने देखा जब ये स्थापित हो गई थी, हो सकता है 40-50 साल या उससे भी पुरानी। और वो नकल एक समस्या अलग है, उसके इलाज अलग है जी, उसको लेकर तो ये ऐसा तो नहीं है कि वो पत्रकारों के बल पे चल रहा है ना। इसमें बड़ा माफिया शामिल है, उसमें विद्यालयों के प्रबंधक शामिल हैं, जिसमें से कुछ गिरफ्तार हुए, प्रबंधक अधिकारी सारे, इसमें सरकारी अधिकारी शामिल है, शिक्षा विभाग के, बिल्कुल, इसमें नेता शामिल हैं जिनके पास पैसा पहुंच रहा है। और देखिए, ये जो जिस स्तर का भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार की मूल जो वजह है अपने देश में, वो ये है कि हमारी चुनावी राजनीति में जो बड़े दल हैं वो चुनाव आयोग द्वारा तय की गई खर्च की सीमा से ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। तो काला धन आपको चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, और ये सारा कुछ अगर अधिकारियों की मिली भगत से हो रहा है, क्योंकि अधिकारियों की मिली भगत के सिवाय संभव ही नहीं है कि नकल हो पाए। तो अगर अधिकारियों की मिली भगत से हो रहा है तो इसका मतलब कि ये पैसा कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के पास पहुंच रहा है। और इसलिए मैं सिर्फ बलिया के डीएम और एसपी को दोषी नहीं मानता, वो तो दोषी हैं ही हैं, लेकिन वो ऊपर के कहीं निर्देशों का पालन कर रहे हैं, और इसमें मुख्यमंत्री तक की संलिप्तता है, क्योंकि ये पूरी व्यवस्था ये चाहती है कि इस बारे में कोई लिखा ना जाए, और इसलिए 3 पत्रकारों को सज़ा दी गई है ताकि दूसरे पत्रकार भी सावधान हो जाएं और नकल के बारे में कुछ लिखें ना। मैं तो तारीफ़ करूंगा अमर उजाला की कि जिसने 3 दिन बाद ही सही लेकिन एक भूमिका ली, और उसने कहा कि अगर हमारा पत्रकार जेल गया है, 2 पत्रकार जेल गए हैं, तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे। वो उनके पूरे मुकदमे का खर्च उठा रहे हैं। और बलिया में जो मैंने देखा कि सारी पत्रकार बिरादरी एक हो गई है, बल्कि कल जब मैं गया तो वहाँ से मऊ के पत्रकारों का एक दल आया था जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल थीं। तो इसको एक व्यापक समर्थन मिल रहा है। जो वहाँ बंद हुआ उसका असर लगभग पूरे ज़िले में था। और कल मेरे साथ वहाँ पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जी भी बैठे थे, जो अभी पिछले चुनाव के पहले तक भाजपा में थे,
फिर उनको टिकट नहीं मिला तो वो विकासशील इंसान पार्टी से चुनाव लड़े। लेकिन कल उन्होंने भी खुल के इस पूरी व्यवस्था के खिलाफ बोला और हम लोगों ने ये कहा कि देखिए ये सिर्फ 3 पत्रकारों का सवाल नहीं है। पत्रकारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की लड़ाई तो हमको लड़नी ही पड़ेगी। और कई लोगों ने ये भी कहा कि इसके लिए पत्रकार स्वयं दोषी है, क्योंकि वो अब जनता के मुद्दों को उस तरह से नहीं छाप रहे हैं जिस तरह से पहले छपते थे मुद्दे। तो पत्रकारों को, चौथे स्तंभ को भी अपनी भूमिका को स्पष्ट करना पड़ेगा। वो सरकारी व्यवस्था के सामने नतमस्तक नहीं हो सकती, जैसी एक समय इंदिरा गांधी के समय हो गई थी और अभी दोबारा मोदी सरकार के समय में हो गई है। तो पत्रकारों की और चौथे स्तंभ की स्वतंत्रता बचाने की लड़ाई है। और उससे बड़ा सवाल ये है कि अगर नकल की व्यवस्था नहीं रुकेगी तो हम एक ऐसी पीढ़ी पैदा करेंगे जिसके पास डिग्रियां तो होंगी कागज़ की, लेकिन काबिलियत नहीं होगी। तो अपने देश में बेरोजगारी में एक बड़ा कारण, बेरोजगारी का एक बड़ा कारण ये भी है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो चूँकि काबिलियत नहीं है इसलिए उनको काम नहीं मिलता है। तो हम अगर इन नकल करा के, और मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश और बिहार में तो ये बात लागू होती ही है कि बड़े पैमाने पे बच्चे नकल करके पास हो रहे हैं, और इनके आधार पे अगर हम कोई विश्व गुरु बनने की बात सोच रहे हैं तो फिर तो हम मुगालते में ही। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। मुझे तो ऐसा लगता है कि पत्रकार बिरादरी को एक बार, क्योंकि उनके लोगों के ऊपर इस तरह का हमला हुआ है, अगर कोई और बिरादरी होती तो एक साथ डॉक्टर्स एक साथ हो जाते हैं, वकील। मुझे तो लगता है कि नकल के खिलाफ मुहिम छेड़ देनी चाहिए सारे मीडिया को। जी। क्योंकि अगर मीडिया इसी के पीछे लग जाए तो कुछ तो फर्क पड़ेगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि नकल बंद हो जाएगी, लेकिन जो निरंकुश होके, मतलब आप किसी नेता को देख लीजिए, अगर वो जीत के आ रहा है उसके 2-4 स्कूल होंगे। जी। बिल्कुल उद्योग की तरह चलाया जा रहा है। अच्छा, कल मैंने ये भी बात कही कि ये समस्या निजीकरण से भी जुड़ी हुई है। अगर आप शिक्षा में निजीकरण को बढ़ावा देंगे तो यही होगा। क्योंकि कल्पना कीजिए कि अगर ये सारे स्कूल सरकारी होते, सारे कॉलेज सरकारी होते, तो किसी सरकारी तनख्वाह पाने वाले प्रिंसिपल की हिम्मत नहीं है कि वो पर्चा लीक कर दे और उसका हल लीक कर दे। ये जो निजी क्षेत्र पूरा आ गया है, जो वाजिब गैर वाजिब तरीक़ों से पैसा कमाना चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा के नाम पे, ये इसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो अंततः हमें उत्तर प्रदेश में तो 2015 का सुधीर अग्रवाल, न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल का फैसला लागू करना ही पड़ेगा कि सरकारी तनख्वाह पाने वालों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ें, सरकारी स्कूल बेहतर हों, शिक्षा की सारी व्यवस्था सरकार के हाथ में रहे ताकि उसकी गुणवत्ता बची रहे और ये नकल से हम निजात पा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इस चर्चा के लिए। अगले हफ्ते किसी नए विषय के साथ फिर से भेंट होगी। धन्यवाद।